जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 16 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह अरिहंत पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 30 सेट दिया गया है। तो हम लोग आज जो है 17 कंप्लीट कर लेंगे और जो बचा है आपका 13, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो है एक दिन में 2-2 सेट कंप्लीट करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि गद्य लेखन के लिए कृष्ण कुमार को कौन सा सम्मान मिला। तो उनको गद्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान दिया गया था। दूसरा जो प्रश्न है कि भारतेंदु जी का निधन हुआ। तो भारतेंदु जी का जो निधन हुआ वह 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। तो ज्ञानेंद्रपति के इसमें से जो रचना है इनमें से सभी होंगे। कवि ने कहा आँख हाथ बनाते हुए, यहाँ पर आँख हाथ बनाते हुए और गंगा तट, ये सभी जो है आपका ज्ञानेंद्रपति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का जो जन्म हुआ वह कब हुआ था। तो यहाँ पर लगभग में बताया गया जाना है, तो इसमें आपको 1360 ईस्वी लगभग उनका जन्म होता है, एक्यूरेट नहीं है। यहाँ से आपका पहले जो पांचवा प्रश्न है कि रेणु जी ने हिंदी में किस प्रकार की कथा का सूत्रपात किया। तो रेणु जी के द्वारा जो है अचंलिक, ये जो अचंलिक कथा का जो है उस रेणु के द्वारा जो इसका सूत्रपात किया गया। ठीक, चलिए अगला जो छठा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ला का जन्म हुआ था। तो देखिए रामचंद्र शुक्ला का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि घनानंद का अन्य नाम क्या था। तो घनानंद जी का अन्य नाम था एक अन घनान, यहाँ पर है अनानंद, अना न घन, यहाँ पर अनन घन है। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिए। इनका दूसरा नाम था एक अन्य नाम से। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 8 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि सूरदास जी किस रस के सम्राट माने जाते हैं। तो सूरदास जो थे आपको वत्स्य रस के सम्राट माने जाते थे। ठीक, राइट आंसर आप लोग विल कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का जो 9 नंबर प्रश्न है कि त्रिलोचन जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो त्रिलोचन जी का जो जन्म स्थान है वो आपको सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक, 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का यहाँ पर मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी कब नहीं, यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि उनकी मृत्यु कैलिफोर्निया में हुआ था। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि नदी बहती थी राजकमल जी की किस विधा की रचना है। तो नदी बहती है आपको उपन्यास है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर शमशेर बहादुर का निम्न में से निबंध संग्रह है। यहाँ पर शमशेर बहादुर का निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह है। तो वह है आपका द्वाब, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि मैं कहती हूँ आँखिन देखी किस विद्या की रचना है। तो मैं कहती हूँ आँखिन देखी ने जो है आपको यात्रा वृत्तांत है, राइट आंसर सी कर लीजिए। और अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि शास्त्री जी बिहार प्रदेश कमेटी जो है के सदस्य कब रहे। तो देखिए शास्त्री जी के द्वारा जो रहा गया था 1946 में आपको जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहा गया। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये अंग्रेजी का है, तो आपको सॉल्व करना है। आपको जो PDF मिलेगा और इसमें हम लोग का जो है 31 नंबर प्रश्न जो है आपका मैथ से प्रश्न, जो कि आपको 31 से लेकर 45 तक मैथ का प्रश्न है। तो मैं आपका जो है इसका आंसर लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, यहाँ से आपका जो 31 नंबर का राइट आंसर होगा आपको 144/13 दिन होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 32 नंबर है, तो 32 का राइट आंसर आपको 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 33। ठीक, यहाँ से आप लोग एक बार प्रश्न को देख लीजिए या फिर इसको वीडियो को रुका कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और यहाँ पर 33 का जो राइट आंसर होगा आपको 42.85 होगा प्रतिशत में। और 34 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह 33.33 होगा। और यहाँ से 35 है, तो 35 का राइट आंसर आपको 25% हो जाएगा। ठीक,
चलिए यहाँ से 36 नंबर हम लोग का प्रश्न है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका K4 होगा, के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का ये 37 से 40 तक जो आपका ग्राफ वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर जो आप लोग पहले इस ग्राफ को देख लीजिएगा। और आपका जो 37 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ से दिया गया है 5,000 नहीं, ये 50,000 है, ठीक, 50,000। और फिर आपका है 35,000, 30,000 और 40,000। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह आपको 50,000 होगा, ठीक। चलिए अगला 38 नंबर हम लोग का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको 80,000 हो जाएगा। और यहाँ से 39 नंबर प्रश्न है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 1,73,000 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा आपका 15,200 हो जाएगा। और यहाँ से 41 का राइट आंसर जो होगा आपका वह 7 होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है। तो आप लोग 42 का जो राइट आंसर ए कर लीजिएगा। 42 का केवल एक ही सही है, तो ए कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो 43 नंबर प्रश्न है, तो इसका 24/5 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 44 और 45 है। तो 44 का राइट आंसर आपको 8 + √63 हो जाएगा। और यहाँ से जो 45 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 4596 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ से हम लोग का जो मैथ का प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हम लोग का जो 46 नंबर प्रश्न है, तो ये आपको जीके का प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए सौर मंडल का जो जनक है वह सूर्य को कहा जाता है, ठीक। प्रश्न है कि जनक मतलब राजा की यहाँ पर बात हो रही है। तो सौर मंडल का राजा कौन है? सूर्य है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्षों भर जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? वह आपको है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक। यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक। 48 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले A.G. टैंसले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग इसमें आपका लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में है आपका जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वह है आपका NH44 है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में कितने प्रतिशत योगदान है। तो कितने प्रतिशत योगदान की बात करें तो 19% जो है भारत का योगदान है विश्व के जनसंख्या में, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 53 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर भारत का कितने प्रतिशत भाग जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बाढ़ग्रस्त के क्षेत्र के जो आपका 12.5% जो क्षेत्र है आपका वो बाढ़ग्रस्त आता है। अगला प्रश्न है कि दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो दजला और फरात नदियों के बीच जो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मगध पर शासन करने वाला यहाँ पर प्रथम शासकीय जो वंश कौन था। तो मगध पर शासन करने वाला जो था वह आपका हर्यक वंश था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंडो इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत ईश्वर की इच्छा जानने का एकमात्र साधन क्या है। तो इसका एकमात्र साधन है कुरान। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, यहाँ पर वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपका दयानंद सरस्वती का है कि वेदों की ओर लौटो। अगला 59 नंबर प्रश्न है कि मानव जाति के उत्थान व विश्व बंधुत्व की भावना के उद्देश्य से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर भारत में किसने की। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिए।
अगला जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है अप्रैल 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, तो वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 62 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की हरनाथ संधू ने 12 दिसंबर 2021 को किस मिस यूनिवर्स 2021 का किताब जीत लिया? यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक, यह प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का है। तो पूछा गया कि यह जो प्रतियोगिता है यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आपका इजराइल में। ठीक, कहाँ पर? इजराइल में एक एलात है, वहीं जो वह एलात है इजराइल में, तो वहीं पर हुआ था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 63 नंबर कि भारत के पहले जो है समर्पित मत्स्य व्यापार जो है इनक्यूबेटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है यह गुरुग्राम में किया गया। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो 64 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि वर्ष 1980 से 85 के बीच बिहार की आर्थिक विकास से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि बिहार जो निवेश की स्थिति सुदृढ़ हुई, दूसरा है कि बिहार की आर्थिक विकास दर उच्च स्थिति में थी, और तीसरा है कि इस दौरान जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो यहाँ पर आपको 49% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो आपका सभी कथन सही है कि जो आपका स्थिति सुदृढ़ हुआ और विकास दर जो उच्च रहा और उस 49% की भी वृद्धि हुई। तो ये सभी कथन आपका सही है। ठीक, इसमें आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और 65 नंबर जो प्रश्न है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम में, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मांग वक्र होता है, तो जो देखिए मांग जो वक्र होता है वो आपको मांग तालिका का ज्यामितीय रूप होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो देखिए यह जो बेरोजगारी है आपका अनैच्छिक बेरोजगारी है। ठीक, यदि उसको काम पर तैयार है और उसको काम मिल नहीं रहा है तो यह अनैच्छिक बेरोजगारी है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वह कर प्रणाली जिसके अंतर्गत आय में वृद्धि होने के साथ कर में भी वृद्धि होती है तो कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह आपको प्रगतिशील कर कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 69 नंबर जो प्रश्न है कि 1833 के चार्टर एक्ट जो कि चार्टर अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो देखिए यहाँ पर है कि दास प्रथा के उन्मूलन के लिए निर्देश का प्रावधान था, दूसरा है कि कंपनी की व्यापारिक सत्ता का उन्मूलन, तीसरा है कि अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथकीकरण। तो इसमें आपका कौन कौन से कथन जो विशेषताएँ था सही है या फिर गलत है? तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है 1 और 2 सही है। ठीक, 1 और 2 क्या क्या है देख लीजिए यहाँ से। एक में आपका है कि कंपनी का व्यापारिक सत्ता का उन्मूलन और दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश प्रावधान थे, तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा अधिनियम जो है ये गलत होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 70 नंबर प्रश्न है यह कह रहा है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान में किस देश के से ग्रहण किया गया है? तो यह भारतीय संविधान के जो आपका कनाडा से वितरण जो लिया गया है यानी कि ग्रहण किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि संविधान बनाने के पश्चात अंतिम रूप से उनमें कितने भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पर संविधान बनाने के पश्चात जो थे अंतिम रूप से इसमें भाग यहाँ पर पूछा गया है, उसमें भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो आपका राइट आंसर होगा 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और जो है 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ से 72 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर है आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर होगा जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो आपको वर्णन नहीं है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? तो उसका कार्य नहीं है कि श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन करना, ये राज्य का कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया से मुक्त अनेक बलों ने जनप्रिय कल्याण के केंद्र के रूप में किसे प्रभावित किया है? तो यह प्रभावित जो किया गया है आपको राज्य को प्रभावित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार में जो आपका संपत्ति के अधिकार को हटाकर आपको रखा गया है कौन सी श्रेणी में? वह रखा गया है आपको विधिक अधिकार की श्रेणी में। चलिए अगला जो 76 नंबर प्रश्न है कि वह युक्ति जो यहाँ पर 10 के पावर माइनस जो 10 के पावर में आपको -4 में है, तो इसकी मीटर लंबाई को यथार्थपूर्वक नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको जो है वर्नियर कैलिपर्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि 10 के पावर -4 इन्वर्स में है, तो यहाँ पर आपकी जो है वर्नियर कैलिपर्स मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है कि एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली जो औषधि यहाँ पर AZT है, यहाँ पर कौन सी औषधि है? तो देखिए वह आपका यहाँ पर ये एजेडेटिन जो औषधि आपका पूछा गया है, तो वह औषधि है आपका कार्बनिक यौगिक है कि एड्स के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि यहाँ पर थाइमिडाइन है, तो ये आपको एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक्वा रेजिया डॉट का एक मिश्रण है। तो देखिए एक्वा रेजिया जो होता है यह आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल का जो है ये मिश्रण होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है ये 79 नंबर प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार Li का गुण समान थे। यहाँ पर Li का जो गुण समान था किसके समान था? तो देखिए इसका जो गुण समान था वह Na के यानी कि सोडियम के वह समान था। ठीक, चलिए अगला है कि यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल को कहते हैं। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल को यहाँ पर वांडर वाल्स बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल्स बल। अगला है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर आपको 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा क्षारीय मृदा से संबंधित नहीं है? तो देखिए क्षारीय मृदा से जो आपका AFR है वो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक किसके तत्वों में यहाँ पर किसके तत्वों से बनाया गया था? तो देखिए यह बनाया गया था आपको एसिटिक अम्ल से। ठीक, प्रयोगशाला में जो पहला कार्बनिक यौगिक है तो यह आपको एसिटिक अम्ल की जो है तत्वों से बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के जड़त्व अघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणांकफल को कहते हैं। तो उसके गुणांकफल को वर्ण अघूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हुक का नियम परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है? तो हुक का नियम आपको प्रत्यावस्था गुणांक का निर्धारण यहाँ पर परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं? तो प्रदूषक जो है यह पाए जाते हैं आपको यह सभी रूप में यानी कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट जो है 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो उस बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वह 484 ओम होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? जलीय आवास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो वन है ये आपको जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जब एक चौक स्टिक को स्याही के विलयन में डुबाया जाता है तो निम्न में से कौन सा प्रक्रम होगा? तो देखिए इसमें जो प्रक्रम होगा आपका अधिशोषण और अवशोषण, इसमें दोनों प्रक्रम होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर प्रेकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेकत्व का मात्रक जो होता है ओम सेकंड होता है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में जो है आपका गंधक पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये
94 यहाँ से 93 है। 92 नंबर प्रश्न है कि खदानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खदानों के संरक्षण में जो है आपका सोडियम बेंजोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेखीय बहुलक का उदाहरण है, कौन सा है? तो रेखीय बहुलक का इसमें उदाहरण हो जाएगा HDP व PVC, ये दोनों जो है आपका रेखीय बहुलक का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि? तो यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसका कारण है कि सभी में समान कोशिका संतान, यहाँ पर सभी में समान कोशिकाएं जो संगठन होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंग संचरण हेतु निम्न में से आवश्यक चैनल है, कौन सा है? तो वह आवश्यक चैनल है आपका मुक्त आकाश। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है आपका स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं आपको प्राणी समभोजी, जो आपको है विभिन्न ठोस और तरल दोनों अवस्था में ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटना है, कौन सा असत्य है? तो देखिए इसमें आपका असत्य कथन है कि जीवों में जनन प्रक्रिया केवल उसके वास स्थान या आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित होती है, यह कथन आपका गलत है। बाकी जो 1, 2 और जो आपका ऑप्शन 4 है वो सही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 99 नंबर जो प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत जीवों के DNA में परिवर्तित किया जाता है, किसके कौन सी शाखा के अंतर्गत है? तो यहाँ पर देखिए जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जो है DNA में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 100 नंबर हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब? तो वन्य जीव जो सप्ताह है यह आपको मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 17 था और जो आपका सेट 18, 19 है, तो अब मैं जल्दी प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।